शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आपको पाठ्यपुस्तक में संकलित कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सी तिथि पर उनकी दोनों कविताएं हम पढ़ रहे हैं। पीछे कविता के बहाने जो पहली कविता है उनकी, उसमें दर्शाया था कि कविता का जो आपस में चिड़िया के साथ, फूलों के साथ, बच्चों के साथ तुलना की गई थी, उनमें कितना फ़र्क था, उनमें हमें क्या अंतर दिखाई दिया। जिस प्रकार से कविता कल्पना के पंख लगाकर कहीं भी उड़कर जा सकती है, कविता की ये उड़ान जो होती है सीम और अनंत होती है, परंतु चिड़िया का उड़ना सीमित होता है। यह कविता के समान असीम उड़ान नहीं भर सकती। इसी प्रकार फूल का खिलना भी सीमित होता है, क्योंकि जब वह मुरझा जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कविता की सुगंध लंबे समय तक ज्यों की त्यों बनी रहती है। चिड़िया के साथ और फूलों के साथ जो तुलना की गई, तो चिड़िया भी उनको उसकी उड़ान को नहीं जान सकती, और फूल जो महकना है वो कविता का नहीं जान सकता। ठीक है, अब हम बच्चों के साथ जो तुलना की गई है कि सब घर एक कर देने के मानने से मतलब यह है कि बच्चे अपने पराये के भेदभाव को नहीं मानते हैं। बच्चे अपने पराये के भेदभाव को नहीं मानते हैं। उनके लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे जहाँ जाते हैं वहीं पर अपनी मस्ती और खेल कूद शुरू कर देते हैं। वे किसी एक सीमा में नहीं बनते हैं। बेटा, सारी पृथ्वी उनके लिए घर के समान होती है। वे न तो भाषा की सीमा को मानते हैं और न ही घर की सीमा को। तो इस प्रकार से कविता को एक खेल बता दिया बेटा कि वो हर समय, हर पल, हर जगह खेल सकती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जान पहचान के। अब हम बात कर रहे हैं बात सी तिथि पर। कविता जो कुंवर नारायण द्वारा रचित है, उसमें हमें बताना चाहता है कवि की बात करने वाले उन लोगों को समझाना भी चाहता है जो बेतुकी बातें अनावश्यक विस्तार के साथ करते हैं। जो बेतुकी बातें अनावश्यक, जिनका की आवश्यकता ही नहीं होती, उन्हें उन विस्तार के साथ वे करते हैं जिस बात का मूल रूप से कोई संबंध होता ही नहीं है। अपना कहने का उद्देश्य पूरा करने के लिए अनावश्यक जाल बुनने लगते हैं। वो अपना कहने का उद्देश्य, अपनी बात को छुपाने के लिए वो बेकार का जाल बनाते हैं। ठीक है, इधर उधर की बातें उसमें लगाते हैं ताकि जो मुख्य बात है वो छिपी रहे। लेकिन यह तो सच्चाई है बेटा कि खुशबू कभी कागज़ के फूलों से नहीं आ सकती और सच्चाई कभी उसूलों से नहीं छिप सकती। यह जाल ऐसा होता है जो बात का प्रभाव ही समाप्त कर देता है। ऊपर से तो बात सही दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह कमज़ोर होती है, ढीली होती है। अतः कवि कहना चाहता है कि बात को सीधी और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। बेटा, कवि स्वीकार करता है कि मैं इस कठिनाई को धैर्यपूर्वक समझ नहीं पाता। यद्यपि मुझे अपने तथ्य पर, अपनी बात पर मुझे थोड़ा सा शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि मैं उसे शब्द जाल से उलझा करके फिर बाहर निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा न करके उसे और उलझा देता हूँ।
इस प्रकार जब मैं चमत्कारपूर्ण और आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो कविता सुनने वाले मेरे मन को नहीं समझते, केवल मुझे तमाशा देखने वालों की तरह शाबाशी देते हैं और मेरी वाह वाह करते हैं। वे भाषा के शब्द आडंबर जो होते हैं, शब्दों के जो दिखावे होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने से भाषा और भी उलझ कर रह जाती है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिसे हम सहज भाव से कहना चाहें वो भी नहीं कह पाते हैं। आगे बेटा, आज हम बेटा जो तीसरा पद्यांश हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया, उसी तरह जगह ठोक दिया। हार कर मैंने, जो पीछे पद्यांश में आया था बेटा, पेंच की तरह उसको खोलने की कोशिश की, पेंच की तरह उसमें कसाव करने की कोशिश की, लेकिन पेंच और कील में अंतर होता है बेटा। कील सीधी सादी होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, वो इतना कसाव नहीं देती जितना कि पेंच दे पाता है। तो भाषा को भी कवि ने क्या कहा है कि मैंने उसे कील कर हार कर कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसके अंदर, बात और भाषा के अंदर जब तालमेल नहीं बन पाया तो मैंने भी उसे कसाव होने की जगह, जैसे प्रकार से पेंच का कसाव नहीं हो पाता है तो उसको कील की तरह ठोक देते हैं। तो क्या होता है कि भाषा को भी उसने क्या किया कि सामंजस्य, तालमेल नहीं हुआ आपस में बात का और भाषा का, तो उसे कील की तरह ठोकना पड़ा। अर्थात अपनी ही बात को, अपनी द्वारा कही गई बात को वह वापस रखना चाहता है, वापस लेना चाहता है। न तो उसकी बात को पूर्ण रूप से कोई स्वीकृति प्राप्त हुई है, ठीक है, कोई जानता ही नहीं है उसकी अपनी उस बात के बारे में, कोई उसकी मानता ही नहीं है। तो ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। जिस प्रकार से पेंच को कसते हैं बेटा हम, तो उसमें कसाव भी हो जाता है और उसमें वो ताकत भी हो जाती है, शक्ति भी हो जाती है। कसाव होता है उसको कस जाना, ठीक है, उसमें ताकत बन जाना, ठीक है। तो उसी प्रकार से भाषा के अंदर जो मैं क्लिष्ट शब्दों का, कठिन शब्दों का, झूठे शब्दों का कुछ प्रयोग करके उसको मैं अच्छी भाषा बनाना चाहता था, लेकिन वह अच्छी भाषा बनने की बजाय अपना सरलतम रूप भी खो बैठी थी। क्योंकि वो, हालांकि जिस प्रकार हम पेंच को कील की तरह ठोक देते हैं, ऊपर से तो हमें ये लगता है कि ठीक तरह से वो लग गई है, लेकिन अंदर से उसमें न तो कसाव होता है, ठीक है, और न ही क्या होता है बेटा, ताकत होती है, शक्ति होती है, ठीक है, न तो उसमें मजबूती होती है और न ही ताकत होती है। कील जो होती है एक प्रकार की लोहे की धातु जो दीवार में लगाने के काम आती है बेटा, ठीक है। और पेंच जो शब्द आया था पीछे, पेंच होता है चूड़ीदार होता है, वही कील का दूसरा रूप होता है, लेकिन उसमें चूड़ी होती है जो किसी भी, जब दीवार में हम उसको लगाते हैं तो उसका कसाव भी होता है और उसमें ताकत भी बनती है। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात ने, बात के बारे में बताया है, जिस बात को उसने घुमाया फिराया था उस बात के बारे में कहा है। और क्या होता है कि वह ऊपर से तो उसको ठीक ठाक लगी, लेकिन उसमें अंदर न तो कोई ताकत थी, मजबूती थी और न ही शक्ति थी। अब कहता है कि एक बच्चे का उदाहरण दिया उन्होंने, बात ने, उस बात ने एक शरारती बच्चा, जो शरारती बच्चा होता है आमतौर पे, वो मुझसे खेल रही थी। बच्चे की बात की तुलना बच्चे से, शरारती बच्चे से कर दी। जिस प्रकार शरारती बच्चा होता है उसको हम अगर समझाना चाहें और वो नहीं समझ पाता है तो अंत में हमें चिढ़ाने की कोशिश करता है कि आपने मुझे इतना समझाया भी, मुझे बताया भी, लेकिन मैं तो जो कहते हूँ। तो इसी प्रकार से बात ने भी कहा उससे
कि आपने मुझे कितना अच्छा बनाने की कोशिश की। ठीक है, सही भाषा का सही रूप, भाषा को कलिष्ठ शब्दों से जोड़ करके मुझे सुसंस्कृत तो बनाना चाहा, लेकिन मैं नहीं बन पाई, मैं और भी उलझती चली गई। तो शरारती बच्चे की तरह बात ने उसके साथ शरारत की और वो उससे खेल रही का मतलब उससे पूछ रही है और उसको चिढ़ा रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। कवि को जब बात ने उससे प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछता है कवि ना, भाषा प्रश्न पूछती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। कवि के ऊपर ही कटाक्ष कर दिया कि तुमने कभी सही भाषा का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं सीखा, क्योंकि बात में और भाषा का सामंजस्य न होने पर भाषा मुझसे पूछती है। क्योंकि जब मैं और भी उलझता चला गया तो मुझे पसीना आ गया था। पसीना आने का मतलब है कि घबरा जाना। ठीक है, क्योंकि पसीना पहुँचते देख कर पूछा। इसमें देखो बेटा कि पै की आवृत्ति हो रही है, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। तो मुझे पसीना पहुँचते देख कर पूछा। ठीक है, क्योंकि जब शरारती बच्चे की तरह भाषा ने उसके साथ खेलने लगी, उसे को चिढ़ाने लगी, तब उसको पसीना आ जाता है। और मैंने अपना पसीना पोंछना चाहा तो भाषा ने उसके ऊपर प्रश्नों की बरसात कर दी और यहाँ तक कि कह दिया कि सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तुमने। किसको? भाषा को। कि तुमने भाषा को कभी भी सहूलियत के साथ सही तरीके से प्रयोग करना सीखा ही नहीं है। तो इस प्रकार से कवि को खुद ब खुद अपने आप ही उसकी गलती का एहसास हो जाता है। तो यहाँ जो कहना चाहा है कि हम जिस प्रकार से पेच को कसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह ठीक तरह से नहीं कस पाता है तो उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार से भाषा को, बात को कहने के लिए जब हम सही रूप नहीं रखते हैं, उसका वास्तविकता नहीं बताते हैं, सरल शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह भाषा और भी उलझती चली जाती है। तो वही भाषा हमारे साथ अंत में एक मजाक करती है, शरारती बच्चे की तरह कहती है कि तुमने कभी भाषा को सहूलियत से, ठीक है, ठीक ढंग से प्रयोग करना सीखा ही नहीं है। तो बेटा ये जो कविता है, बात सीधी थी पर, बात तो सीधी थी लेकिन उसमें भाषा को उलझाने की बजाय, ना सुलझाने की बजाय, सरल रूप में बताने की बजाय उसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, जिसका हमें आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि जो बात हम सहज सरल भाषा से किसी को समझा सकते हैं वो हम घुमा फिरा कर नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि कभी फिर हमें एक शरारती बच्चे की तरह मजाक न बनना पड़ जाए भाषा का, और उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें जो ठीक रूप में किसी को समझाना होता है तो हम सरल रूप लें, उसका बात को स्पष्ट कर दें। कोई बात नहीं, एक बार सही बात कहने से किसी को चाहे चुभ भी जाए, वो चाहे उसमें थोड़ा सा हम उनको कष्ट भी हो, लेकिन कोई भी बात हो उसको हमें स्पष्ट किसी के सामने रख देना चाहिए, जबकि घुमाना फिराना नहीं चाहिए। तो बेटा ये कविता थी आपकी, इसके आधार पे कुछ छोटे प्रश्न आप कर रहे हैं और उसमें उसी कड़ी में आप लिखेंगे बेटा। बात सीधी थी पर मैं कवि ने किस पर बल दिया है। बात सीधी थी पर इस कविता में कवि ने किस पर बल दिया है। अगला है भाषा के क्या करने से बात और भी अधिक पेचीदा हो गई है। भाषा के क्या करने से बात और भी
अधिक पेचीदा हो गई हैं। पहले ही पद्यांश में इसको उत्तराया है। अगला प्रश्न है, कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? अगला प्रश्न है, बिना मुरझाए क्या महकती है? बिना मुरझाए क्या महकती है? अगला प्रश्न है, कविता किसका खेल है? कविता किसका खेल है? आगे है, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा में कौन सा अलंकार बताया है? कौन सा अलंकार स्पष्ट होता है? तो ये है बेटा आपके छोटे प्रश्न। और अब मैं आपको इस कविता में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें रफ कॉपी में लिखे बेटा। पंख क्या होते हैं? पंख जाने। अगला है खिलना। अगला है मुरझाना। अगला है महकना। अगला है टेढ़ी। अगला है कोशिश। आगे है उल्टना पलटना। अगला शब्दार्थ है पेचीदा। अगला शब्दार्थ है धैर्य। अगला शब्दार्थ है तमाशबीन। अगला प्रश्न है जोर जबरदस्ती करना। अगला शब्दार्थ है चूड़ी मरना। अगला प्रश्न है, अगला शब्दार्थ है शरारती। अगला शब्दार्थ है कील। कील के बारे में हमने विस्तार से भी बताया है, आपको भी इसका शब्दार्थ लिख सकते हैं। कसाव। अगला है, आगे है ताकत। इन शब्दार्थों को आप बेटा रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।